हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपैडिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे। आज इस वीडियो में इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए रुलन एंड फ्लैनेगन ने एक फॉर्मूला दिया था, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पिछली दो वीडियोस जो रिलायबिलिटी से रिलेटेड थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम 4 मेथड्स का यूज करते हैं। स्प्लिट हाफ मेथड, रुलन एंड फ्लैनेगन फॉर्मूला, कुडर रिचार्डसन मेथड एंड क्रॉनबेक अल्फा। हमने पिछली वीडियो में स्प्लिट हाफ मेथड को कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूला है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हम रुलन एंड फ्लैनेगन फॉर्मूला से रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कैसे ज्ञात करते हैं इसको डिटेल में समझेंगे। तो स्प्लिट हाफ मेथड से रिलायबिलिटी आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसमें ये बताया गया था कि उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें होल टेस्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड करना होता है और इसके लिए हम ऑड इवन मेथड का यूज करते हैं। जैसे 30 आइटम है तो 15 आइटम के बेस पे, जैसे जो ऑड आइटम्स हैं जैसे फर्स्ट नंबर आइटम, थर्ड नंबर आइटम, फिफ्थ नंबर आइटम, 7 नंबर आइटम, इस तरीके से 15 आइटम्स को हम ऑड नंबर आइटम्स में ले लेते हैं और 15 आइटम्स को हम इवन नंबर आइटम्स में ले लेते हैं और इनके स्कोर्स के बीच में हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, जिससे हमें हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी ज्ञात होती है। और इन हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी के बेस पर हम स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूले का यूज करके होल टेस्ट की रिलायबिलिटी स्प्लिट हाफ मेथड में ज्ञात करते थे। बट यहाँ पर उस प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है जो रुलन एंड फ्लैनेगन ने दिया है, उनके फॉर्मूले को यूज करके हम एक ही बार में होल टेस्ट की रिलायबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस फॉर्मूले की एक बहुत अच्छी बात है। इसमें जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट का एस्टिमेट है, इसको ज्ञात करने के लिए टोटल वेरिएंस में जो एरर वेरिएंस का प्रोपोर्शन है, टोटल वेरिएंस में जो एरर वेरिएंस का प्रोपोर्शन है, मींस टोटल स्कोर में जो एरर स्कोर्स हैं, वेरिएंस मींस होता है कि मीन से हमारा स्कोर कितना ज्यादा विचलित हो रहा है, कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है। ये जो एरर स्कोर और टोटल स्कोर है या एरर वेरिएंस या टोटल वेरिएंस है, इसकी बात क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में की गई थी जो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो एरर वेरिएंस जो टोटल वेरिएंस में होता है, इसके बेस पर हम रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो अगर एरर वेरिएंस ज्यादा नहीं होता है तो रिलायबिलिटी अच्छी मानी जाती है। रुलन फ्लैनेगन ने एरर वेरिएंस और टोटल वेरिएंस का यूज अपने फॉर्मूले में किया है। यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, जो फुल टेस्ट होता है उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करना होता है और उसके लिए हम सेम ऑड इवन मेथड का यूज करते हैं। और जो जितनी प्रोसेस स्प्लिट हाफ मेथड में होती थी वो सारी इतनी प्रोसेस हमें यहाँ पर करनी होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो ऑड नंबर आइटम्स का स्कोर है और इवन नंबर आइटम्स के स्कोर है, यानी हमें 2 सब टेस्ट जो प्राप्त होते हैं उनके बीच में हम डिफरेंस ज्ञात करते हैं। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हमें बताता है एरर ऑफ मेजरमेंट, यानी कि चांस एरर, यानी कि जो हमारा स्कोर है उसमें बाय चांस जो एरर आ जा रही है उसको ये डिफरेंस हमें बताता है। तो रुलन ने जो फॉर्मूला दिया था वो ये था, RTD इज इक्वल टू 1 माइनस SDD का स्क्वायर अपॉन SDT का स्क्वायर। SDD यानी वेरिएंस डिफरेंस का स्क्वायर। तो RTT क्या कहता है, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को डिनोट करता है। SDD का स्क्वायर जो है वो 2 हाफ्स के बीच में डिफरेंस का वेरिएंस बताता है। हमें वेरिएंस अलग से ज्ञात करना होगा इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। तो वेरिएंस कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी अभी हम कैलकुलेट करके समझेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल वेरिएंस भी ज्ञात करना होगा। फ्लैनेगन ने जो फॉर्मूला दिया था उनमें क्या डिफरेंस था, उसमें यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस SD1 का स्क्वायर प्लस SD1 का स्क्वायर। यहाँ पर ये 1 जो है ये ऑड स्कोर्स को डिनोट कर रहा है, ये इवन स्कोर्स को डिनोट कर रहा है और ये टोटल स्कोर को डिनोट कर रहा है। और RTT सेम है, यहाँ पर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को बोलते हैं। SD1 यानी कि फर्स्ट हाफ, SD2 यानी कि सेकेंड हाफ का वेरिएंस, और टोटल वेरिएंस सेम है, वेरिएंस ऑफ द टोटल स्कोर।
अब रूलन एंड फ्लैनेगन फॉर्मूले का यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक वर्कशीट बना लेते हैं। सबसे पहले इसको आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको साथ में आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इन सारे ही स्कोर की जरूरत हमें पड़ने वाली है आगे कैलकुलेट करने में। तो आप इसे अभी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम वर्कशीट बना लेते हैं। हमने नंबर ऑफ एग्जामिनीज 10 लिए थे और हमारा जो टोटल आइटम था वो 30 था, उसमें से 15 ऑड आइटम्स थे और 15 इवन आइटम्स थे। 15 में से जो फर्स्ट एग्जामिनी था उसने 6 आइटम्स करेक्टली रिस्पॉन्ड किए और जो इवन आइटम्स में से उसने 5 आइटम्स करेक्टली रिस्पॉन्ड किए। इसी तरीके से सेकेंड ने भी 6 ऑड में से और 5 इवन में से करेक्टली रिस्पॉन्स किए। इसी तरीके से हम सारे एग्जामिनर्स के ऑड नंबर्स में करेक्ट रिस्पॉन्स और इवन नंबर में करेक्ट रिस्पॉन्स को नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हमें ज्ञात करना होता है डिफरेंस, क्योंकि रूलन फॉर्मूले में हमें डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 6 - 5 1 आएगा, 6 - 5 1 आएगा, 2 - 2 0 आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंस भी ज्ञात कर लेते हैं और डिफरेंस का स्क्वायर भी ज्ञात कर लेते हैं, यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इस सारे को इनका जो स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं और इन सारे को ही हम यहाँ पर नीचे सम कर लेते हैं, क्योंकि सारी ही चीजों की जरूरत हमें आगे फॉर्मूले में पड़ने वाली है। तो अब हमें टोटल स्कोर भी ज्ञात करना है। टोटल स्कोर ऑड नंबर स्कोर और इवन नंबर स्कोर को हम प्लस कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है टोटल स्कोर, जो कि 11 है, 11 है, 4 है। इस तरीके से इनको प्लस करके आप यहाँ पर टोटल स्कोर भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम टोटल स्कोर को स्क्वायर कर लेते हैं, इसके बाद उनका भी सम ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम ये ऑड नंबर आइटम्स को स्क्वायर करके भी सम ऑफ ऑड नंबर आइटम्स का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे 6 है तो इसका स्क्वायर किया तो 36 आएगा, 6 × 6। इस तरीके से हम ऑड, इनकी जरूरत हमें फ्लैनेगन फॉर्मूले में पड़ेगी और जो डिफरेंस है इसकी जरूरत हमें रूलन फॉर्मूले में पड़ने वाली है। तो ये हमें अलग अलग ज्ञात करना है और इसके बाद हम ये सारे ही जो स्कोर्स थे इनको सम कर लेंगे। आप प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो रूलन ने फॉर्मूला दिया था उसमें हम वैल्यूज को पुट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वेरिएंस ज्ञात करना है। तो वेरिएंस ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है 1/n √n सिग्मा डी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा डी का होल स्क्वायर। तो हमने जो वैल्यूज बताई थी उनको हम यहाँ पर पुट अप कर लेंगे। n हमारा नंबर ऑफ एग्जामिनी है जो कि 10 था और हमारा सिग्मा डी स्क्वायर 10 आया था और सिग्मा डी का होल स्क्वायर 6 आया था। तो 6 का हम होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर सिग्मा डी हमारा 6 आया था, उसका हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे। सिग्मा डी का स्क्वायर अलग था और सिग्मा डी अलग था, तो सिग्मा डी का हम यहाँ पर स्क्वायर, सिग्मा डी हमारा 6 आया था, उसका हम होल स्क्वायर यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो कैलकुलेट करने के बाद 0.8। हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमें वैल्यू मिल जाती है 0.64। इसी तरीके से हम टोटल स्कोर का भी ज्ञात कर लेते हैं। सेम फॉर्मूले का यूज किया जाता है, बस यहाँ पर हमें टोटल स्कोर का स्कोर रखना है। तो टोटल स्कोर का जो स्कोर था वो 746 था और ये जो 80 था। इस तरीके से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा स्कोर आ जाता है 3.26। तो हमें इसका भी स्क्वायर कर लेना है, तो हमें वैल्यू मिल जाती है 10.63। अब हमें जो हमारा वेरिएंस था, डिफरेंस का वेरिएंस और टोटल स्कोर का वेरिएंस का स्क्वायर, वो हमें मिल चुका है और हमको डायरेक्टली अब इसको वैल्यूज को इस रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में पुट कराना है। तो हमने यहाँ पर इसको पुट करा दिया है और इसको सॉल्व कर लेंगे। आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं, साथ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्कोर मिल जाएगा 0.94। ये जो स्कोर है ये है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट का स्कोर, जो कि रूलन फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया है। तो अब हम बात करेंगे फ्लैनेगन फॉर्मूले की। फ्लैनेगन फॉर्मूले को इसको हमने डिस्कस किया था अभी। इसके लिए भी हमें एसडी जो ऑड नंबर आइटम्स है उनका अलग ज्ञात करना है और इवन नंबर आइटम्स का अलग ज्ञात करना है। टोटल स्कोर का हम ज्ञात कर ही चुके हैं, तो ऑड नंबर आइटम्स का हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके और वैल्यूज को पुट करा के। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 2.22 और इसी तरीके से हम यहाँ पर इवन नंबर आइटम्स का भी ज्ञात कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 3.42। तो हमें डायरेक्टली अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो बहुत आसान हो चुका है। इसको हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में पुटअप करा देना है और उसके बाद जो इसका स्कोर फॉर्मूले में पुटअप कराने के बाद आता है वो होगा 0.94।
अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो रूलन फॉर्मूले का यूज करके हमने स्कोर मिला था हमें, वो भी 0.94 ही था, और जो फ्लैनेगन फॉर्मूले का यूज करके हमें स्कोर मिला है वो भी 0.94 ही है। तो दोनों ही मेथड का यूज हम करें तो भी हमें जो स्कोर है वो सेम ही मिलता है, इसीलिए इसको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर 0.94 रिलायबिलिटी आ रही है तो ये रिलायबिलिटी बेस्ट है या नहीं है, इसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी कि अगर 0.70 से ऊपर स्कोर आता है तो वो रिलायबिलिटी अच्छी मानी जाती है, हाई मानी जाती है, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो टेस्ट रिलायबल माना जाता है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में ये बात की कि रिलायबिलिटी, जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए रूलन और फ्लैनेगन फॉर्मूले का कैसे यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है कुडर रिचार्जन फॉर्मूला, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।